नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी सत्यपाल मलिक के खुलासे से फंसी मोदी सरकार के, वायनाड से राहुल और प्रियंका की हुंकार की। बात करेंगे मोदी सरकार पर बरसी सोनिया गांधी की, अडानी ग्रुप को लेकर हुए बड़े खुलासे की और बुलेटिन के आखिर में बात होगी ममता बनर्जी को लगे जोरदार झटके की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के फोन के बाद एक्शन में आए सीएम नीतीश कुमार। दिल्ली के लिए रवाना हुए बिहार के सीएम खड़गे के साथ विपक्षी एकता पर कर सकते हैं मंथन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। येदियुरप्पा के बाद केएस ईश्वरप्पा ने भी चुनाव न लड़ने का किया ऐलान, जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी। अरुणाचल प्रदेश पहुंचे अमित शाह का बड़ा बयान, बोले अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। अमित शाह के दौरे पर चीन ने जताई थी आपत्ति। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 311 अंकों की उछाल के साथ 60,158 पर हुआ बंद। निफ्टी 98 अंकों की तेजी के साथ 17,722 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने डीबी लाइव के एक इंटरव्यू के दौरान बड़ा खुलासा किया है। इस खुलासे से मोदी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में फंसती नजर आ रही है। डीबी लाइव पर दिए सत्यपाल मलिक के इस इंटरव्यू पर कांग्रेस ने भी मोदी सरकार को घेर लिया है। तो क्या बोले सत्यपाल मलिक, जिससे मुश्किल में फंस गई है मोदी सरकार? देखते हैं ये रिपोर्ट। सत्यपाल मलिक एक बार फिर खबरों में हैं। डीबी लाइव को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया है। अब तक इशारों ही इशारों में मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे थे, लेकिन अब उन्होंने डीबी लाइव के एक इंटरव्यू में खुलकर उस नेता का नाम बता दिया है जिसने उन्हें 300 करोड़ की रिश्वत का ऑफर दिया था। सत्यपाल मलिक का दावा है कि जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो उनके पास 2 फाइलें आई थीं। इन फाइलों में कुछ गैरकानूनी तौर तरीके अपनाए गए थे। ऐसे में उनको ऑफर दिया गया था कि इन दोनों फाइलों पर साइन करने से उनको 300 करोड़ मिल सकते हैं। सत्यपाल मलिक 2019 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे थे। उन्होंने कई बार ये कहा कि इनमें एक फाइल अंबानी और दूसरी आरएसएस और बीजेपी के बड़े नेता से जुड़ी थी। सत्यपाल मलिक ने दोनों सौदों को रद्द कर देने का दावा किया था। सत्यपाल मलिक अब तक उस नेता का नाम नहीं बता रहे थे, लेकिन डीबी लाइव को दिए इंटरव्यू में उन्होंने आरएसएस और बीजेपी के नेता के नाम का खुलासा कर दिया है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि वो नेता राम माधव थे। राम माधव संघ से बीजेपी में आए थे। 2014 में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था। सत्यपाल मलिक ने जर्नलिस्ट प्रशांत टंडन के साथ एक बातचीत में कई खुलासे किए हैं। इस बातचीत में सत्यपाल मलिक ने 300 करोड़ रुपए की रिश्वत पेशकश पर कहा कि इसमें राम माधव शामिल थे। इसका सबूत ये है कि फाइल वापस करने के अगले ही दिन सुबह 7 बजे वो मेरे पास राजभवन में आए। राम माधव ने आकर कहा कि आपने ये क्यों कैंसिल कर दिया। वो फाइल रुकने की बात से बहुत अपसेट हो गए। कहने लगे कि ऐसे तो निवेश नहीं आएगा। मैंने कहा कि आए या ना आए, मैं गलत काम को मंजूरी नहीं दूंगा। राष्ट्रीय लोकदल ने इस मामले में सत्यपाल मलिक की बातचीत का वीडियो शेयर करते हुए केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। तो वहीं कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस वीडियो को नेशनल मीडिया के साथ साझा किया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार को घेरते हुए भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए हैं। वहीं विपक्ष के तमाम नेता डीबी लाइव पर हुई सत्यपाल मलिक की इस बातचीत को सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रहे हैं। इस खुलासे के बाद अब देखना होगा कि बीजेपी क्या जवाब देती है। सत्यपाल मलिक के खुलासे से मोदी सरकार परेशान दिख रही है, तो राहुल और प्रियंका के वार से बीजेपी बैकफुट पर है। राहुल गांधी और प्रियंका आज वायनाड के दौरे पर थे, जहां से राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। तो क्या कुछ कहा प्रियंका और राहुल ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। वायनाड में राहुल के स्वागत में जबरदस्त भीड़ जुटी थी। हाथों में राहुल गांधी की फोटो लिए वायनाड के लोग जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। राहुल के रोड शो में चारों ओर जबरदस्त हुजूम दिखाई दे रहा था। वायनाड की सीट इस समय खाली है क्योंकि राहुल गांधी ही यहां से सांसद थे। रोड शो के बाद राहुल गांधी ने रैली की जिसमें बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा, बीजेपी सरकार मेरी संसद सदस्यता ले सकती है, मेरा घर छीन सकती है, मुझे जेल में डाल सकती है, पुलिस को मेरे घर भेज सकती है, लेकिन मुझे डरा नहीं सकती। मैं देश और वायनाड के लोगों की आवाज उठाता रहूंगा। राहुल ने कहा कि मैंने सदन में पीएम से एक बिजनेसमैन के बारे में सवाल किए। अडानी और पीएम के रिश्ते को लेकर सवाल पूछा। मीडिया रिपोर्ट दिखाई। मैंने दिखाया कि कैसे अडानी की मदद की गई। पीएम ने जवाब नहीं दिया। सरकार ने संसद नहीं चलने दी। कोई ऐसे देश में रहना नहीं चाहता जहां 4 से 5 लोगों का राज चलता हो। राहुल ने कहा कि हम बीजेपी के गुस्से से नहीं डरते, बल्कि इसका सामना करते हैं। सरकार मेरे सवालों से परेशान थी, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। रैली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा,
4 साल में वायनाड के लोग राहुल गांधी को पहचान गए हैं। राहुल गांधी एक ईमानदार और निडर आवाज हैं, जिसे सत्ताधारी दबा नहीं सकते। वायनाड के लोगों ने राहुल गांधी को चुना है, लेकिन गुजरात की कोर्ट ने उन्हें मानहानि के मामले में दोषी करार दिया। राहुल को सवाल उठाने की सजा दी गई। सवाल उठाना जो एक सांसद का काम है, यह हमारे संविधान में लिखा है कि हम सवाल पूछने और अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। राहुल और प्रियंका के इन तेवरों से साफ है कि बीजेपी को कांग्रेस कोई राहत देने को तैयार नहीं है। राहुल की इस हुंकार से ये साफ नजर आ रहा है कि 2024 की जंग राहुल बनाम मोदी होगी। इधर सोनिया गांधी का भी मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक अखबार में लेख लिखकर पीएम मोदी और उनकी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सोनिया गांधी ने लिखा है कि जबरन चुप्पी से भारत की समस्याओं का हल नहीं हो सकता। सोनिया गांधी के इस वार से बीजेपी में हड़कंप मच गया है। और क्या कुछ कहा है सोनिया गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, तो वहीं अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव हैं। इन चुनावों में एक बार फिर से देश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। इस बीच सोनिया गांधी ने बीजेपी और पीएम को आड़े हाथों लिया। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि वे जरूरी और महत्वपूर्ण मुद्दों पर नहीं बोलते हैं, वो मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के लोग जान गए हैं कि प्रधानमंत्री के काम उनके बयानों से ज्यादा अच्छे से बताते हैं। विपक्ष पर गुस्सा निकालना हो या फिर आज की खराबी के लिए पिछले नेताओं को दोष देना हो, प्रधानमंत्री के बयान सिवाय दबाव वाले मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उनकी जुबानी कसरत के अलावा कुछ नहीं है। उनके काम सरकार के असल इरादों के बारे में सब कुछ बता देते हैं। सोनिया गांधी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार भारत के लोकतंत्र के 3 स्तंभों को व्यवसायिक रूप से खत्म कर रही है। बजट सत्र के दूसरे हिस्से में लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा होना और काम नहीं होने का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि ये सरकार की रणनीति थी कि सदन की कार्यवाही को बाधित किया जाए। सरकार ने विपक्ष को बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक विभाजन, अडानी घोटाले और बजट पर अपनी बात रखने से रोकने के लिए ऐसा किया। अपने लेख में सोनिया गांधी ने बेटे राहुल गांधी की संसद सदस्यता को अयोग्य ठहराने और उनके भाषण के हिस्सों को रिकॉर्ड से हटाने पर चर्चा की। सोनिया ने आरोप लगाया कि ये सब ध्यान भटकाकर केंद्रीय बजट 2023 पारित कराने के लिए किया गया। इसके चलते लोगों के पैसे का 45 लाख करोड़ रुपए का बजट बिना किसी बहस के पारित कर दिया गया। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। 95 से अधिक राजनीतिक मामले सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। बीजेपी में शामिल होने वाले के खिलाफ दर्ज केस चमत्कारिक रूप से खत्म हो जाते हैं। सोनिया गांधी के इस वार से बीजेपी खेमे में खलबली मचना तय है। अब देखना होगा कि सोनिया के इस हमले पर पीएम मोदी क्या जवाब देते हैं। सोनिया के इस वार ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। वैसे मुश्किल में तो अडानी ग्रुप भी है। अब अडानी को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे से बीमा कंपनी LIC भी सवालों के घेरे में है। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। नया साल लोगों के लिए खुशियां लेकर आता है, लेकिन अडानी ग्रुप के लिए इस साल की शुरुआत इस कदर खराब रही कि कंपनी सीधा अर्श से फर्श पर चली गई। इसके पीछे की वजह थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप को लेकर ऐसी बातें लिखी गई थी जिससे कंपनी को तगड़ा नुकसान हुआ, जिसके बाद माना जा रहा था कि अब अडानी ग्रुप डूब गया है। लेकिन कंपनी की डूबती हुई नया को किनारा लगाने के लिए LIC निवेशकों के समुद्र में आ गई और बड़ा रिस्क लेते हुए रोज करीब 3900 शेयर खरीदती रही। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह से अडानी ग्रुप करीब 60% धराशाही हुआ है, उसके बाद भी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी के 1000 शेयर खरीदना LIC का सबसे बड़ा डेयर माना जा रहा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को नजरअंदाज करते हुए LIC ने मार्च तिमाही में अरबपति गौतम अडानी की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज में हिस्सेदारी बढ़ाई है। ताजुब की बात तो यह है कि अडानी इंटरप्राइजेज का स्टॉक इस तिमाही में आधा भी नहीं रह गया था, लेकिन मार्च तिमाही में अडानी ग्रुप के लिए खुशखबरी आई और मार्च तिमाही में हिस्सेदारी बढ़कर 4.26% हुई। इसके बाद LIC ने अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन और अडानी टोटल गैस में भी हिस्सेदारी बढ़ाई। दूसरी ओर इंश्योरेंस कंपनी ने अडानी पोर्ट्स और ग्रुप की 2 सीमेंट कंपनियों ACC और अंबुजा में भी दाव लगाया है। वहीं इस निवेश के बीच राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप को बचाने के लिए SBI और LIC पर कंपनियों में निवेश करने को मजबूर किया गया, जिसके बाद LIC ने अपने बचाव में कहा था कि वो लंबी अवधि के नजरिए से निवेश करती है और जांच पड़ताल के आधार पर निवेश करती है। अब LIC ने तो अपनी सफाई दे दी थी, लेकिन हर कोई इस सच से वाकिफ था कि अडानी को बचाने के लिए कंपनियों ने जी जान लगा दी थी। इस निवेश को LIC का सबसे बड़ा डेयर माना जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर LIC ने डूबती हुई नया में सवारी क्यों की।
LIC को लेकर हुए इस खुलासे ने राहुल गांधी के सवालों को और बल दिया है। सवालों में तो कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग को लेकर सचिन पायलट ने जयपुर में एक दिन का अनशन किया। कांग्रेस ने पायलट को अनशन न करने की चेतावनी दी थी, लेकिन पायलट ने संकेत दिया कि अनशन गहलोत सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि पहले की वसुंधरा सरकार के खिलाफ है। गहलोत सरकार से तो हमारी कुछ मांग है। तो क्या मांग थी पायलट की और क्या कहा पायलट ने अनशन समाप्त करने के बाद, देखते हैं ये रिपोर्ट। सचिन पायलट का एक दिन का अनशन समाप्त हो गया है। अनशन पर पायलट के समर्थक तो दिखे, लेकिन कोई सांसद या विधायक नहीं पहुंचा। पायलट समर्थक मंत्री भी दूर ही रहे। अनशन स्थल पर जो पोस्टर लगे थे उसका संदेश साफ था कि पायलट पहले की वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई चाहते हैं। गहलोत सरकार की किसी भी नीति पर उन्होंने निशाना नहीं साधा, बल्कि निशाने पर वसुंधरा सरकार के समय पर हुए भ्रष्टाचार थे। मंच पर जो पोस्टर लगाए गए थे उस पर सिर्फ महात्मा गांधी का फोटो लगाया गया था। मंच पर महात्मा गांधी के अलावा ज्योतिबा फुले का फोटो रखा हुआ था। पोस्टर पर वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार की जांच की मांग का स्लोगन लगाया गया था। गांधी के जरिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का संदेश है, तो फुले के जरिए सियासी समीकरण को साधने का दांव चला गया है। पायलट के तेवर अपनी सरकार को लेकर नर्म दिखाई दिए। उन्होंने अनशन के बाद कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। वसुंधरा सरकार में जो भी घोटाले के आरोप कांग्रेस ने लगाए थे उसकी जांच कराई जानी चाहिए। पायलट ने कहा कि हमें 6 से 7 महीने बाद चुनावों में जाना है। ऐसे में जनता के सामने हम क्या मुद्दा लेकर जाएंगे, इसे साफ करना जरूरी है। दूसरी ओर सचिन पायलट के अनशन को लेकर राज्य कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि पायलट की शिकायत सही है, लेकिन तरीका गलत है। उन्हें अनशन का फैसला करने से पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। अगर समाधान नहीं होता तो उनका अनशन का फैसला सही होता। फिलहाल पायलट ने अनशन किया, लेकिन गहलोत सरकार की किसी नीति के खिलाफ नहीं बोले। सिर्फ एक ही मांग थी कि पुरानी सरकार के भ्रष्टाचार की जांच कराई जाए। अब देखना है कि पायलट की शिकायत पर कार्रवाई होती है या पार्टी पायलट के अनशन को लेकर उन पर कार्रवाई करती है। सचिन पायलट के इस अनशन ने कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। मुश्किल में तो कर्नाटक बीजेपी भी है। दरअसल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस ने अब तक आधे से ज्यादा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, मगर बीजेपी की लिस्ट अब तक जारी नहीं हो सकी है। तमाम बैठकों के बाद सोमवार देर शाम तक सूची जारी होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिसके बाद इस बात को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्यों लिस्ट जारी करने में देरी हो रही है। तो क्या कर्नाटक बीजेपी में मची है अंदरूनी कलह? देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होते होते रह गई, जिसके बाद अब उम्मीदवारों का इंतजार और भी लंबा हो गया है। कयास लगाए जा रहे थे कि सोमवार शाम तक बीजेपी की लिस्ट जारी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी आलाकमान लगातार बैठक कर रहा है, इसके बावजूद भी उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर नहीं लग सकी। 13 अप्रैल से राज्य में नामांकन का काम शुरू हो रहा है, जिसके बाद माना जा रहा है कि बीजेपी कैंडिडेट्स की लिस्ट अब मंगलवार या बुधवार को ही आ सकती है। हालांकि बीजेपी की लिस्ट अब तक जारी न होने के पीछे वजह है कि येदियुरप्पा अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। सोमवार को पूर्व सीएम BS येदियुरप्पा के बयान से बीजेपी में हलचल मच गई थी। दरअसल टिकट बंटवारे से पहले ही येदियुरप्पा ने यह बयान दिया था कि कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं, जिसके बाद से पार्टी के भीतर घमासान मच गया। सोमवार को बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने वरिष्ठ नेताओं के साथ 2 दौर की बैठक की। इस बैठक में सीएम बसवराज बोम्मई, कर्नाटक चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, राज्य बीजेपी प्रमुख नलिन कुमार कटिल और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी मौजूद रहे। हालांकि इस दौरान पूर्व सीएम BS येदियुरप्पा और नड्डा की अलग से भी प्राइवेट मुलाकात हुई। खबरों की माने तो बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में 140 और सोमवार को अन्य 40 उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगी थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि मंगलवार सुबह तक जारी होने वाली पहली सूची में कम से कम 170 से 180 उम्मीदवार हो सकते हैं। ये लिस्ट अब तक नहीं आई है। इधर कांग्रेस ने येदियुरप्पा और सीएम बोम्मई पर तंज कसा है। कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा कि अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने के लिए संघर्ष कर रही पार्टी चुनाव का सामना कैसे करेगी। और बुलेटिन के आखिर में बात ममता दीदी को लगे बड़े झटके की। गोवा में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को आज बड़ा झटका लगा। राज्य में TMC का चेहरा रहे और पूर्व मुख्यमंत्री लुइस दिनो फलेरो ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा ऐसे वक्त में हुआ है जब 2024 के आम चुनावों में 1 साल का वक्त बचा है। फलेरो का इस्तीफा ममता के लिए कितना बड़ा नुकसान है, देखते हैं ये रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव में करीब 300 दिन का ही वक्त बचा है और बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को लगातार झटके लग रहे हैं। कुछ समय पहले तक टीएमसी मोदी सरकार के खिलाफ तीसरा मोर्चा बनाने का दावा कर रही थी। ममता बनर्जी को पीएम उम्मीदवार घोषित करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। अब पार्टी पूरे तरीके से बैकफुट पर आ गई है। चुनाव आयोग ने टीएमसी से राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा छीन लिया है। अब टीएमसी राज्य स्तर की पार्टी रह गई है। कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी टीएमसी बुरे तरीके से घिरी हुई है। पार्टी के कई नेता भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं, तो अब गोवा में भी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद लुई जिन्हो फलेरो ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। फलेरो गोवा विधानसभा से पहले टीएमसी में शामिल हुए थे। उन्हें ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा में भेजा था, लेकिन फलेरो पर लगाया गया दाव कामयाब नहीं हो पाया। गोवा में टीएमसी को खास सफलता नहीं मिली और अब फलेरो ने भी टीएमसी से किनारा कर लिया है। फलेरो ने राज्यसभा के सांसद पद से इस्तीफा देते हुए कहा कि मैं टीएमसी छोड़ रहा हूं। अभी किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने का कोई प्लान नहीं है। आगे इसको लेकर कुछ भी होगा तो जानकारी दूंगा। फलेरो के इस्तीफा देने के बाद टीएमसी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि फलेरो के पार्टी छोड़ने के बाद हम दक्षिण गोवा में एक दूसरा उम्मीदवार उतारेंगे। दरअसल टीएमसी फलेरो को दक्षिण गोवा से उम्मीदवार बना रही थी, जबकि फलेरो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे, जिस कारण पार्टी से उनके मतभेद बढ़ते जा रहे थे। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।